रमेश, सुरेश, प्रकाश आर 3 पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म RSP एंटरप्राइजेस। ठीक है, और RSP एंटरप्राइजेस जो है वो रजिस्टर्ड है अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। Aryan, who is 15 years old, is admitted to the partnership firm for the profits from the profit of the firm, right? तो उसके लिए उनको एडमिट किया गया है और पर्टिकुलर डेट बताई गई है 31 जुलाई 2022 को उनको एडमिट किया गया था, राइट? सो लेट्स रीड द क्वेश्चंस ओवर देयर एंड अकॉर्डिंग इसको आंसर करते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म के बारे में आपको बेसिकली बताता हूँ कि पार्टनरशिप फर्म जो होती है दैट्स एक्चुअली पार्टनर्स मिलकर के पार्टनरशिप फर्म को चलाते हैं। लेट्स से 4 पार्टनर हैं, ABCD, 4 पार्टनर्स हैं एंड ये पार्टनरशिप फर्म को चलाते हैं। तो ये जो पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं, दीज आर द एजेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, दीज आर द एजेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड इनके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है कि उन्होंने कामकाज करना है, पार्टनरशिप फर्म का कामकाज करना है। एंड कोई भी पर्सन जो कामकाज करता है पार्टनरशिप फर्म के लिए वो बाकी सभी पार्टनर्स को बाइंड कर देता है। तो इस केस में क्या होता है कि 2 या उससे ज्यादा पर्सन इकट्ठे मिलकर आते हैं कि हम प्रॉफिट के पर्पस के लिए बिजनेस को कैरी आउट करेंगे एंड वो एक पार्टनरशिप पर पर्टिकुलर एग्रीमेंट आपस में साइन करते हैं एंड ये ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। पार्टनरशिप जो होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, काइंडली प्लीज टेक अ नोट। पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये पर्टिकुलरली अलग से लीगल एंटिटी नहीं है एंड रजिस्ट्रेशन जो होती है वो पार्टनरशिप फर्म एक्ट के अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन होती है एंड दैट इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, जल्दी से जल्दी सिर्फ एक चीज को कंफर्म कर दीजिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हो सकते हैं इन अ पार्टनरशिप फर्म वो कितने हो सकते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म में अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो कितने पार्टनर्स मैक्सिमम एक पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं? काइंडली डू आंसर एट द अर्लीस्ट। एक आंसर यहां पर कुमार रंजन जी के द्वारा आया है कि 100 पार्टनर्स यहां पर हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में। लेकिन लेट मी करेक्ट यू ओवर हियर कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो 50 हो सकते हैं। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो 50 हो सकते हैं। कहा ये गया है रूलिंग में कि अगर 100 से ज्यादा कोई भी एसोसिएशन होती है तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं हो सकती है। लेकिन जो रूल्स हैं, रूल्स ये कहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो काइंडली प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट कि 50 से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म नहीं हो सकते हैं, फर्म में पार्टनर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को कवर करते हैं। नेक्स्ट इट सेज क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हियर, इट सेज question number 1 over here, it says which of the following are the legal rights available with the minor in RSP enterprises। तो कौन से लीगल राइट्स अवेलेबल हैं माइनर के पास इन RSP एंटरप्राइजेस, उसके बारे में आपको आंसर करना है। Aryan can countermand the check issued by the RSP enterprise. Aryan can get the statement of the partnership firm account. Aryan can also be booking the purchase order on behalf of partnership firm account, right? Option D, that is all of the above. So which of the following would be the right answer in this regard? तो जल्दी से जल्दी बताएंगे, क्या आर्यन काउंटर मांड कर सकता है चेक को? आर्यन क्या स्टेटमेंट ले सकता है अकाउंट की, या फिर आर्यन जो है बुकिंग करवा सकता है परचेज ऑर्डर की? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड? तो क्या आंसर रहने वाला है इस पर्टिकुलर केस में? डू आंसर एट द अर्लीस्ट। सो द आंसर ओवर हियर इट इज, एक आंसर यहां पर आया है सुनील सूर्यवंशी के द्वारा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सुनील जी ने आंसर यहां पर पोस्ट किया है। आर्यन काउंटर मांड कर सकता है चेक को? नहीं कर सकता भाई, काउंटर मांड नहीं कर सकता आर्यन। आर्यन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ले सकता है। वो बैंक में जाएगा, अपना आईडी प्रूफ शोकेस करेगा एंड फर्दर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ले लेगा, वो चीज डन है। ऑप्शन सी, आर्यन कैन आल्सो भी बुकिंग परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर बुक नहीं कर सकता, वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर थोड़ी ना है, वो तो सिर्फ प्रॉफिट्स के पर्पस के लिए उसको रखा गया वहां पे। तो ऑप्शन बी जो रहेगा, दैट इज द ओनली राइट अवेलेबल टू पर्सन बी, दैट इज अवेलेबल टू आर्यन ओवर हियर। अच्छा, अगर लाइबिलिटी की बात करें तो माइनर की लाइबिलिटी कितनी होती है पार्टनरशिप फर्म में? माइनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। इस चीज का आंसर कीजिए। माइनर इज हैविंग द लिमिटेड लाइबिलिटी और नो लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए इस बारे में। जो माइनर की लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप फर्म में वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, नो लाइबिलिटी होती है, या फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है? सुनील जी ने आंसर किया है नो लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। कुमार रंजन जी ने भी आंसर किया कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, बिकॉज हमें पढ़ाया ये गया, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट में अगर मैं आपको बताऊं एज पर द लेटेस्ट कंसिडरेशंस, लेटेस्ट जो आपके रूलिंग्स हैं उनके हिसाब से,
जो लाइबिलिटी होती है दैट्स एक्चुअली लिमिटेड लाइबिलिटी. इन द केस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म द माइनर इज हैविंग द लिमिटेड लाइबिलिटी. लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि जो प्रॉफिट यहाँ पर ये पार्टनरशिप फर्म में उसका पर्टिकुलर बना था, उसने अर्न किया था, वो लायबल रहता है, उसके ऊपर तो लाइबिलिटी बनी रहती है. ये नहीं है कि वो भी उसका रहेगा कि बाकियों का कुछ नहीं है, दिक्कत है, ऐसा नहीं है. देखो जो पार्टनर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन जो माइनर होता है दे आर हैविंग व्हाट, दे आर हैविंग द लिमिटेड लाइबिलिटी. माइनर इज हैविंग द लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि जो प्रॉफिट अर्न किया वो तो लायबल रहेगा ना. तो यहां पर उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे एग्जाम टाइम पर भी. चलिए अभी आगे चलते हैं. रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2, इट सेज Mr. Chaman Lal, who is not a partner in the partnership for the RSP Enterprises, showcased Mr. Shyam Lal that he is a partner of the partnership firm. He also fixed a meeting with the owners of RSP Enterprises so that Shyam Lal can extend a debt to the partnership firm, right? Based upon the meeting, a debt of rupees 30 lakh was extended and now RSP Enterprises is not able to repay the amount. मिस्टर श्यामलाल फाइल्ड केस अगेंस्ट द ऑनर्स, जो भी ऑनर्स थे यहाँ पर उनके अगेंस्ट यहाँ पर एक फाइल कर दिया केस. मिस्टर रमेश, सुरेश, प्रकाश, चमनलाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड. तो केस समझ पा रहे हैं ना आप कि जो आपके पास पर्टिकुलर यहाँ पर पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर्स जो थे यहाँ पर रमेश, सुरेश, प्रकाश, ठीक है, वो तो थे ही. चमनलाल एक और ऐड हो गया जो कि पार्टनर नहीं था, लेकिन उसने शोकेस ये किया श्यामलाल को कि मैं पार्टनर हूं इस पार्टनरशिप फर्म में, क्या हूं मैं, पार्टनर हूं. उन्होंने ये शोकेस कर दी चीज. ठीक है, एंड फर्दर उन्होंने मीटिंग भी फिक्स की ताकि वो पर्टिकुलरली श्यामलाल जो है वो एक डेप्ट एक्सटेंड कर दे फर्म को. तो उन्होंने इसके लिए एक मीटिंग भी फिक्स कर दी. ठीक है, एंड उस मीटिंग के बेस के ऊपर 30 लाख का एक लोन दे दिया. किसने, श्यामलाल जी ने लोन दे दिया 30 लाख का आरएसपी एंटरप्राइजेस को. अब जो श्यामलाल जी हैं उन्होंने केस फाइल कर दिया क्योंकि फर्म पैसे वापस नहीं कर रही है. उन्होंने केस फाइल किया चारों के ऊपर, रमेश, सुरेश, प्रकाश, चमनलाल के ऊपर केस फाइल किया. तो उस रिगार्ड में कौन सी चीज करेक्ट है उसके बारे में आपको आंसर पोस्ट करना है, राइट. सो इट सेज केस अगेंस्ट मिस्टर चमनलाल कैन नॉट बी फाइल्ड बिकॉज मिस्टर श्यामलाल इज नॉट अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, क्योंकि ये कहता है कि चमनलाल के अगेंस्ट तो कोई भी केस आप फाइल नहीं कर सकते. क्यों नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि जो चमनलाल है, नॉट श्यामलाल, कि जो चमनलाल है वो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं है. पहला पॉइंट तो ये कह रहे हैं. फॉर द सेकंड इट सेज दिस केस कैन नॉट बी फाइल्ड एट ऑल. फाइल ही नहीं हो सकता बिकॉज श्यामलाल ने जो लोन एक्सटेंड किया था आरएसपी एंटरप्राइजेस को, यहाँ पर एक्सटेंड किया था अलॉन्ग विद द चमनलाल. तो यहाँ पर उन्होंने चमनलाल के साथ मिलते हुए एक लोन एक्सटेंड किया था हु इज नॉट पार्टनर एट ऑल, जो कि पार्टनर है ही नहीं. ठीक है, तो यहाँ वो कह रहे केस फाइल कर ही नहीं सकते. ऑप्शन सी, इट सेज सी क्या कह रहा है ऑप्शन, केस अगेंस्ट मिस्टर चमनलाल कैन बी फाइल्ड. तो कह रहे हैं कि चमनलाल के अगेंस्ट जो केस है वो तो फाइल हो सकता है बिकॉज ही इज पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म. वो पार्टनरशिप फर्म में क्या है, पार्टनर है एंटरप्राइजेस ड्यू टू होल्डिंग आउट. तो एंटरप्राइज जो आरएसपी एंटरप्राइजेस है उसमें पार्टनर है ड्यू टू होल्डिंग आउट. ऑप्शन डी दैट इज नन ऑफ द अबव. तो क्या आंसर रहने वाला है, जल्दी से आंसर पोस्ट कर दीजिएगा. आई एम वेटिंग फॉर योर और प्राइज. तो जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिएगा यहाँ पर. व्हाट विल बी द आंसर इन दिस रिगार्ड. काइंडली डू हरी अप, जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिए. कौन से पर्सन के खिलाफ केस हो सकता है यहाँ पर, क्या यहाँ पर आरएसपी एंटरप्राइजेस के ऊपर केस हो सकता है या नहीं हो सकता है, एंड क्या चमनलाल को उसमें इंक्लूड किया जाएगा. ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आपको आंसर पोस्ट करना है. एक आंसर ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर, कुमार रंजन जी ने आंसर पोस्ट किया है ऑप्शन सी. लेट्स हैव अ लुक एट इट कि क्या चमनलाल जी के ऊपर केस पोस्ट कर सकते हैं. तो आंसर इज यस, कि आप आंसर तो पोस्ट कर सकते हो, आप उनके ऊपर आंसर पोस्ट कर सकते हो. क्योंकि देखो चमनलाल ने बोल करके ये बताया कि मैं भाई पार्टनर हूं. उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि मैं पार्टनर हूं, एंड उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट करने दिया किस तरह से कि वो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म की. तो उसके लायबिलिटी भी एज अ पार्टनर बनती है. अल्दो ही इज नॉट अ पार्टनर, अल्दो वो मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ही रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज अ पार्टनर. तो बाय रूल ऑफ एस्टोपल, यानी कि एज अ एस्टोपल पार्टनर, वेरी राइट. तो एज एन एस्टोपल पार्टनर एंड फॉर द रूल ऑफ होल्डिंग आउट पार्टनर द पर्सन विल बी लायबल. तो चमनलाल जी लायबल रहने वाले हैं. ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है दैट विल बी द राइट आंसर. ऑप्शन सी जो है
दैट विल बी द राइट आंसर। अगर केस स्टडी पसंद आ रही है तो काइंडली प्लीज डू लाइक द वीडियो एट द अर्लीस्ट, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। काइंडली डू लाइक द वीडियो एट द अर्लीस्ट। एंड नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन ओवर हियर। इट सेज सुरेश ट्रांसफर्ड हिज इंटरेस्ट इन द फर्म। तो सुरेश ने, अब 3 पार्टनर है कौन कौन से, आरएसपी के नाम से, रमेश, सुरेश, प्रकाश, ठीक है। तो सुरेश ने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया अपना इंटरेस्ट दीपक गड़ा को, ठीक है, चंपक लाल गड़ा का दूसरा बेटा जो कि जेठालाल वाली तारक मेहता के उल्टा चश्मे आया नहीं, ठीक है, उसको यहां पर क्या कर दिया इन्होंने, अपना जो इंटरेस्ट था वो ट्रांसफर कर दिया ऑन 24th of July 2024। आई नो 24 जुलाई अभी आई नहीं है, डोंट से कि अभी आई नहीं है, ठीक है, जस्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो, ठीक है। तो ट्रांसफर कर दिया इंटरेस्ट को 25 जुलाई ऑनवर्ड। दीपक गड़ा स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस विद रमेश एंड प्रकाश, ठीक है, रमेश प्रकाश के साथ उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। दीपक फर्दर एडेड दैट ही इज नाउ ऑथराइज्ड। तो दीपक ने क्या कहा कि भाई देखो, मैं यहां पर अब पार्टनर हूं, मैं यहां पर ऑथराइज्ड हूं क्योंकि मेरे पास फर्म का शेयर अवेलेबल है, मैं बिजनेस डीलिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता हूं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्चुअली करेक्ट इन दिस रिगार्ड, तो इस रिगार्ड में कौन सी चीज करेक्ट है। सो इट सेज दीपक गड़ा इज नाउ अ लेजिट पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म में वो क्या है, वो एक लेजिट अब पार्टनर है एंड ही कैन पार्टिसिपेट इन द वर्किंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। Option B, it says there is notice period of 3 months after transfer of interest in the firm by Suresh to Mr. Deepak Gada, and during that notice period Deepak Gada cannot be participating. Option C says Deepak Gada cannot be participating because interest in the partnership firm can never be transferred. Or option D, it says Deepak cannot be participating because transfer of interest never entitles particularly the person to interfere in the conduct of the business, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आपको कभी एंटाइटलमेंट मिलती नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड। क्वेश्चन नंबर 3 के केस में क्या आंसर रहने वाला है फॉर दिस पर्टिकुलर केस। काइंडली डू आंसर ओवर हियर एट द अर्लीस्ट। क्या क्या आंसर रहने वाले हैं उसके बारे में जल्दी से जल्दी आपको आंसर पोस्ट करना है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो सुरेश ने इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है और सुरेश ने उसके बदले में पैसे भी लिए होंगे, डेफिनेटली लिए होंगे, ठीक है। अ ट्रांसफर बाय द पार्टनर ऑफ हिज इंटरेस्ट जो होता है वो किसी पर्सन को इस चीज की इजाजत नहीं देता कि वो पर्टिकुलरली, यानी कि जिस पर्सन को इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ है, यानी कि ट्रांसफर ही, देखो अब यहां पर क्या केस है कि सुरेश ने ट्रांसफर किया है, तो सुरेश ने ट्रांसफर किया दीपक को, तो ये सुरेश बन गया ट्रांसफरर, ही विल बी द ट्रांसफरर, राइट, और पर्सन डी बन जाएगा ट्रांसफरी, ये बन गया ट्रांसफरी, राइट। तो ट्रांसफर जो होता है जब ये ट्रांसफर कर देता है तो ट्रांसफरी को, यानी कि दीपक को यहां पर इस चीज का राइट नहीं मिला कि वो यहां पर कंडक्ट ऑफ बिजनेस में इंटरफेयर कर ले। प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, ये चीज जरूर है कि प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स वो ले सकता है, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं कर सकता बिजनेस में, राइट। एंड इन केस अगर आगे जाकर के फर्म डिसोल्यूट होती है, यानी कि फर्म को खत्म कर दिया जाता है या फर्म वो पार्टनर बंदा नहीं चलना चाहता, तो ट्रांसफरी जो है उसको फर्म में से वो क्या मिलेगा, पार्ट मिलेगा, प्रॉफिट का पार्ट मिलेगा, राइट, दैट इज द मेन थिंग। इज दैट क्लियर। तो यहां पर अगर आंसर्स के हिसाब से देखें तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर बिकॉज दीपक जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, दीपक बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा एंड फर्दर दैट इज नॉट अलाउड, राइट, कि वो इंटरफेयर करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट सेज मिस्टर सुरेश हु वाज अ पार्टनर इन द आरएसपी एंटरप्राइजेस took retirement dated 17th of July 2024 with the consent of all the other partners in accordance with the express agreement by the partners, and also he gave a notice in writing to all the other partners of his intention to retire. A case was filed by one of the third parties which was dealing with RSP Enterprises and all three partners of the partnership firm, ठीक है। तो ये केस फाइल उसके बाद कर दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड, तो कौन सी ऑप्शन इस केस में सही होने वाली है उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर। तो सिनेरियो बहुत सिंपल सा है, मिस्टर सुरेश जो है वो रिटायर होना चाहते हैं एंड उन्होंने सभी का कंसेंट भी मांगा, रिटर्न में लिख करके दे दिया पार्टनर्स को कि मैं भाई रिटायर होने वाला हूँ,
ठीक है, लेकिन अब केस फाइल कर दिया एक थर्ड पार्टी ने कि हम तो डील कर रहे थे आपके साथ, तो और तीनों के ऊपर केस फाइल कर दिया। तो इसके बारे में कौन सी चीज करेक्ट होगी उसके बारे में बताना है। सुरेश विल नॉट बी हेल्ड लायबल, सुरेश की कोई लायबिलिटी नहीं होगी बिकॉज ही इज नाउ रिटायर्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, एंड उसने रिटर्न में नोटिस भी दे दिया है कि भाई मैं यहाँ पर अब पार्टनर नहीं हूँ, तो वो लायबल नहीं होगा। ऑप्शन बी इट सेज सुरेश विल बी लायबल because the retiring partner and the other partners shall be liable to the third parties for any act done by any of them before retirement until public notice of the retirement is given। तो कहते हैं कि फिर भी सुरेश तो लायबल है क्योंकि सुरेश जब तक या कोई भी पार्टनर है जब रिटायर होते हैं, जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देते तो थर्ड पार्टी के लिए जो भी कामकाज किया गया है उनमें से किसी एक के भी द्वारा भी वो पर्सन सभी लायबल रहेंगे। ऑप्शन सी इट सेज A retiring partner is only discharged of his liabilities to third party for act of firm done before retirement। तो रिटायरिंग पार्टनर जो होता है वो सभी डिस्चार्ज होता है लाइबिलिटी से थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट, अगर वो पर्टिकुलरली उसने पहले कोई एक्ट किया उससे सभी से डिस्चार्ज होता है इफ देयर इज एग्रीमेंट, यानी कि उन्होंने अगर रिटर्न में एक एग्रीमेंट किया हुआ है थर्ड पार्टी के साथ। क्या एग्रीमेंट किया हुआ है कि भाई देखो कि रिटायरिंग पार्टनर लायबल नहीं होगा, तो उसके केस में वो लायबल नहीं होगा। ऑप्शन डी दैट इज बोथ बी एंड सी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड। तो सुरेश जी रिटायर होने वाले हैं, सुरेश जी ने रिटर्न में दे दिया, सुरेश जी लायबल होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या सुरेश जी लायबल होंगे या नहीं होंगे, येस और नो में आंसर कर दो सबसे पहले तो, बाकी आपको एक्सप्लेनेशन मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। आप जल्दी से जल्दी मुझे ये बता दो कि क्या सुरेश जी यहाँ पर लायबल होंगे, येस और नो। जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि यहां पर सुरेश जी के बारे में बता दीजिए। तो यहां पर कुमार रंजन जी का मानना है कि सुरेश जी को टांग दिया जाएगा, सुरेश जी रिटायर हो जाएंगे, नहीं होंगे रिटायर, सुरेश जी के ऊपर केस पड़ेगा, सुरेश जी लायबल होंगे। चलिए बाकी सभी भी फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए। तो एक रिप्लाई यहां पर आया है CRX का फ्रॉम द वेबसाइट पोर्टल। तो सुरेश जी देखो, सुरेश जी लायबल तो होंगे। क्यों? क्योंकि सुरेश जी ने रिटर्न में कोई नोटिस नहीं दिया, पब्लिक नोटिस नहीं दिया कि देखो मैं भाई छोड़ के जा रहा हूं। उन्होंने तो सिर्फ अपनी पार्टनरशिप फर्म के पर्सन्स को बताया, सिर्फ पार्टनर्स को बताया कि मैं अब पार्टनर नहीं हूं पार्टनरशिप फर्म में, तो वो लायबल तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे, लायबिलिटी मस्ट बी देयर। ठीक है, तो अगर तो वो रिटर्न में नोटिस दे देते फिर तो वो लायबल ना होते। ठीक है, फिर तो लायबल हो गए, तो ये पार्ट तो सही हो गया। एंड फर्दर ऑप्शन सी भी जनरली देखे सही है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑप्शन सी कह रहा है रिटायरिंग पार्टनर तभी डिस्चार्ज होगा लायबिलिटी से थर्ड पार्टी के अगेंस्ट अगर वो रिटायरमेंट लेते, अगर वो रिटायरमेंट से पहले एक्ट किया गया है और उनका इन राइटिंग अग्रीमेंट है थर्ड पार्टी के साथ क्या कि रिटायरिंग पार्टनर हेल्ड लायबल नहीं होगा। तो दोनों ही केस यहां पर देखें तो जेन्युइनली करेक्ट है। सो ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट ओवर हियर, दोनों ही यहां पर करेक्ट है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है दैट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये पार्ट क्लियर हो गया यहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज लेट अस टेक द केस दैट द RSP एंटरप्राइजेज इज डिसॉल्व। हम एक केस लेते हैं कि जो RSP एंटरप्राइजेज है वो डिसॉल्व हो गई है एंड इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म वन ऑफ द थर्ड पार्टीज फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द RSP एंटरप्राइजेज, गिव योर व्यूज अबाउट द सेम। तो क्या चीज होगी यहाँ पे? देखो अभी हमने केस पढ़ा कि देखो चाहे पार्टनर रिटायर हो गया, चाहे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई, जब तक ये लोग पब्लिक नोटिस नहीं देंगे, जब तक ये लोग यानी कि जो रमेश, सुरेश, प्रकाश है, जब तक ये लोग पब्लिक नोटिस नहीं देंगे तब तक तो देखो इनके ऊपर कानून की जो गाज है वो थर्ड पार्टीज गिरा सकती है। इनको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि हम डिसोल्यूट हो गए हैं और इस पर्टिकुलर तय सीमा के बाद हमारी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। इनको एक पब्लिक नोटिस इस चीज़ के बारे में देना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल बी हेल्ड लायबल फॉर देयर एक्ट्स इवन व्हाटसोएवर दे हैव डन बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अच्छा एक चीज़ बताओ कि फर्म की जो डिसोल्यूशन होती है वो पर्टिकुलरली कब होती है? एक तो होती है डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। डिसोल्यूशन कब होती है? एक तो होती है डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट, यानी कि पार्टनर्स ने मिल करके कह दिया कि हम भाई कंसेंट है पार्टनर्स का कि हम डिसोल्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अग्रीमेंट हुआ था पार्टनर्स के बीच में उसके हिसाब से वो डिसोल्यूट कर लेते हैं। या फिर एक होती है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन अगर सभी के सभी पार्टनर्स एडजुडिकेट हो जाते हैं, यानी कि मान लो कि RSP के केस में, रमेश, सुरेश, प्रकाश के केस में
कोई भी दो पार्टनर्स अगर हट जाते हैं, इनको कानून कह देता है कि आप पार्टनर नहीं बन सकते, एंड सिर्फ एक पार्टनर रह जाता है बाकी। अब ये अकेला पार्टनरशिप फर्म थोड़ा ना चला पाएगा, ठीक है, तो ये भी पर्टिकुलरली डिसोल्यूट हो जाएगी, कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाएगी। या फिर अगर कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई की जाती है जो कि अनलॉफुल बना देती है आरएसपी एंटरप्राइजेस को, तो भी इस एंटरप्राइज को क्या कर दिया जाएगा, डिसोल्यूट कर दिया जाएगा। अब कुछ एक कंटिंजेंसी भी होती है। कंटिंजेंसी मतलब होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी हैपनिंग होती है, जैसे मान लो अगर किसी पार्टनर को एडजुडिकेट कर दिया गया, इंसॉल्वेंट कर दिया गया कि वो तो दिवालिया हो गया भाई, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाती है। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जो होती है इसका परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। अगर पार्टनर की डेथ हुई तो पार्टनरशिप फर्म खत्म है, उसको डिसोल्यूट करना पड़ेगा, आपको नया पार्टनरशिप का जो अग्रीमेंट है वो करवाना पड़ेगा, एंड पुराने जो भी लाइबिलिटीज हैं उनको पर्टिकुलरली पहले खत्म करना पड़ेगा, फिर बनेगी, ठीक है। या फिर क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म जो पर्टिकुलर की गई थी, लेट्स से वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए कही गई थी कि पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो भी 2 साल के बाद फिर अपने आप ही खत्म हो जाएगी वो। अगर पार्टनरशिप जो है, ठीक है, पार्टनरशिप जो है वो पर्टिकुलरली क्या करती है, उसमें से कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, उसमें से कोई पर्सन पर्टिकुलरली रिटायर हो गया, ठीक है, तो भी सारा का सारा प्रोसेस आपको दोबारा से करना पड़ता है। या फिर एक डिसोल्यूशन थी कोर्ट के द्वारा, यानी कि पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म में अनसाउंड माइंड का हो गया, या पार्टनर जो था वो इनकैपेबल पर्टिकुलरली हो गया कोई, कि वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहा। एंड फर्दर अगर पार्टनर जो है उसके ऊपर गिल्टी है कोई कंडक्ट से लेकर के, तो भी उसको अनलॉफुल कर दिया जाएगा। अगर जो पार्टनर है वो विलफुली कोई ऐसे अग्रीमेंट को ब्रीच करता है जो नहीं करना चाहिए था, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड था, तो भी आप कोर्ट पर जाकर अर्जी दे सकते हो कि भाई इसको डिसोल्यूट करो। अगर पार्टनर जो है उसने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया है, लेट्स से जैसे हमने कहा कि ये जो प्रकाश जी थे, ये सुरेश जी थे, इन्होंने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया, किसको, इन्होंने अपना इंटरेस्ट दे दिया दीपक गड़ा को दे दिया, तो उसके केस में भी इवन क्या हो जाती है, डिसोल्यूट होती है। अगर 100% इंटरेस्ट सुरेश जी अपना देते ना, दीपक को देते, अगर तो इसने 50% दिया तो अलग बात है, लेकिन अगर 100% देते तो ये डिसोल्यूट यहाँ पर फर्म हो जाती, तब भी ये डिसोल्यूट हो जाती। एंड अगर फर्म अपने पर्टिकुलर कामकाज को कर ही नहीं पा रही है आगे, कर ही नहीं पा रही है आगे, सिर्फ और सिर्फ लॉस के ऊपर कंटिन्यू करना पड़ रहा है, ठीक है, तो भी क्या होती है, फर्म डिसोल्यूट हो जाती है। तो ये डिफरेंट केसेस होती हैं जब फर्म आपकी डिसोल्यूट हो जाती है। तो उन केसेस में क्या आप फर्म को चलाते रहोगे, नहीं चलाओगे, फर्म को बंद कर दोगे, ठीक है। तो दैट वुड बी रिलेटेड टू द पार्टनरशिप फर्म। आई होप कि आपको यहाँ तक के सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे।